हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइस की यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली अंटार्कटिका के नीचे कुछ स्टडीज के हिसाब से एक बहुत एंशिएंट लैंडस्केप है जो बहुत पुराना है, काफी पुराना है। द रीजन इज, अगर आपको वेगनर की थ्योरी याद हो जिसमें एक गोंडवाना लैंड था एंड फिर वो टूटा एंड वो अलग अलग कंटिनेंट्स में बटा, जो फिलहाल हमें दिखता है अर्थ का रिसेंट। सो इसी में से एक था अंटार्कटिका। तो ये जो स्टडीज हैं ये शो करती है कि एक टाइम पर यहाँ रिवर्स थे, फॉरेस्ट थे और ये ट्रॉपिकल रीजन में आता था। तो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। यू कैन जस्ट मेंशन इट इन योर मेंस आंसर राइटिंग एज वेल, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। वाई न्यूज, विल्कस लैंड क्या है, फाइंडिंग्स क्या है स्टडी की, फीचर्स क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या यूज हुई हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ चीजें, और इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है वी विल स्टडी अबाउट इट। देन विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई न्यूज, रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि एक बहुत एंशिएंट लैंडस्केप है जो अंटार्कटिका इसके नीचे है, और यहाँ पे बहुत पहले नदियां, फॉरेस्ट, इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ भी थ्राइव करता था। सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस और आइस पेनिट्रेटिंग रेडार से इसका पता लगा है इस लैंडस्केप का। और ये ईस्ट अंटार्कटिका का जो विल्कस लैंड रीजन है यहां पे ये मिला है, जो लगभग ये दिखाता है कि 14 मिलियन से 34 मिलियन ईयर्स ज्यादा पुराना है। तो विल्कस लैंड क्या है? विल्कस लैंड एक रीजन है जो अंटार्कटिका में लोकेटेड है और ये इसके ईस्टर्न साइड में है, इस कॉन्टिनेंट के। लार्जेस्ट अनक्लेम्ड टेरिटरी है अंटार्कटिका में, प्राइमरली क्यों? क्योंकि यहाँ आइसशीट बहुत ज्यादा है जो कि इसको बहुत डिफिकल्ट बना देता है यहाँ पे एक्सेस करना या स्टडी करना। सो दीज आर द थिंग्स। ये यूएस नेवी ऑफिसर जो चार्ल्स विल्कस थे, इन्होंने एक्सपेडिशन किया था एक्चुअली 1838 से 1842 के बीच में इस रीजन में, तो इसीलिए उस लैंड का नाम ये दे दिया गया। ये जो एक्सपेडिशन था ये पहला ऐसा एक्सपेडिशन था जिसने एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया था इस एरिया को और मैप किया था अंटार्कटिका कोस्ट लाइन के काफी ज्यादा एरियाज को, जिसमें ये जो एरिया है जिसको आज विल्कस लैंड के नाम से जाना जाता है। जो ईस्ट अंटार्कटिका आइसशीट है विल्कस लैंड में पर्टिकुलरली, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इसमें है, जैसे क्लाइमेट चेंज अब तक हिस्टोरिकली कैसे बदला है, आइसशीट के डायनेमिक्स क्या है, उस टाइम पे क्या पॉल्यूटेंट्स थे क्या नहीं थे। सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न्स या सी लेवल राइजेस पढ़ना चाहते हैं तो। स्टडी की अगर हम बात करेंगे, एक टाइम पर एक एविडेंस था कि अंटार्कटिका में ट्रॉपिकल वेजिटेशन था जहां पे पाम ट्रीज भी मिलते थे। तो पाम ट्रीज जनरली ट्रॉपिकल वेजिटेशन में ही आपको मिलते हैं। सो रिसेंटली साइंटिस्ट ने ये वास्ट लैंडस्केप जो है इसको डिस्कवर किया है। ये जो लैंडस्केप है ये ऑरोरा इस्कमेडिट बेसन जो है यहां पर लोकेटेड है, जो कि जो डेनमन और टॉटन ग्लेशियर्स हैं इनके थ्रू होके जाता है। तो 34 से 60 मिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ी रिवर थी जो इस पूरे कॉन्टिनेंट के एकदम बीच में से जाती थी कोस्ट की तरफ। इसी पीरियड के अलोंग बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये टूट रहे थे और ये अंटार्कटिका से दूर जा रहे थे और गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से। सो इस स्टडी के हिसाब से जो रिवर था इसने लैंडस्केप बहुत ज्यादा कार्व किए हैं और इसमें 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं जो बहुत डीप ट्रफ से जो है उनको सेपरेट किया गया है। और ये लगभग 217 माइल्स या फिर वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स जो हैं ये आइसशीट की एज से इतना थे। तो ये जो ब्लॉक्स हैं, फिर उसके बाद इन्होंने अपने फॉर्म लिया जब आइस ने इस रीजन को कवर किया। बैकमेंस जब रिवर यहां फ्लो करती थी सुपर जो कॉन्टिनेंट था गोंडवाना उससे पहले, तो आइस कवर होने से पहले ही इस रीजन की शेप हो चुकी थी। अंटार्कटिका फिर ग्रेजुअली कूल हुआ, पोल पे पहुंचा और जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स थे इन्होंने रिवर वैलीज में फॉर्म होना शुरू कर दिया। तो ये एक यहां चीज है। रिवर एक्चुअली मूव कैसे करते हैं, आई विल शो यू। सो सबसे पहले इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। पहले रिवर्स, अगर ग्लेशियर्स मूव, इफ यू विल सी दैट दिस इज अ बिग ग्लेशियर, और अगर ये कहीं वैली के ऊपर फॉर्म हो गया है तो ड्यू टू हाई प्रेशर ये जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है यहां वाटर मिल जाता है। अब यहां अगर वाटर बन जाएगा देन अगर यहां कोई लैंडस्केप है एंड नाउ दिस ग्लेशियर विल स्टार्ट मूविंग, तो यहां प्लकिंग होगी, एब्रेशन होगा। तो यू ऑलरेडी नो दैट ग्लेशियर्स में आपको यू शेप वैली मिलती हैं। तो यहां आपको इस लैंडस्केप में अगर इसको डिस्कवर किया जाए आने वाले टाइम में तो यहां वी शेप वैली भी मिलेंगी प्लस यू शेप वैली दोनों मिलेंगी, क्योंकि यहां फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन में रिवर और ग्लेशियर दोनों का यहां पे वर्क हुआ है। तो फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो वैलीज और रिजेस यहां मिलती हैं। लैंडस्केप में वैलीज हैं, रिज हैं, जो कि दिखाता है कि इनको रिवर ने बनाया है एंड लेटर ऑन दिस रीजन वाज एनगल्फ्ड बाय द ग्लेशिएशन। साइज लोकेशन की बात करें तो जो ईस्ट अंटार्कटिका जो विल्कस लैंड रीजन है ये उसके पास ये लैंडस्केप है और ये रफली जो बेल्जियम का साइज है या फिर जो यूएस का स्टेट है मैरीलैंड लगभग उसके साइज का है। और एज की बात करेंगे तो लगभग ये 14 मिलियन ईयर्स से लेके 34 मिलियन ईयर्स पुराना है जब अंटार्कटिका डीप फ्रीज में नहीं पहुंचा था। नाउ आइस की थिकनेस की बात करेंगे तो ये लगभग 2.2 से 3 किलोमीटर थिक आइस शीट है इसके ऊपर, और बहुत सारे ऐसे इसमें मॉडिफिकेशंस हुए जैसे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं, रिवर का एक्शन हुआ होगा, ग्लेशिएशन हुआ होगा,
सो ये सारी चीजें इसमें हैं। वार्मर क्लाइमेट होने के यहाँ एविडेंसेस हैं, जो एंशिएंट पाम ट्री के पॉलन मिले थे एक बार अंटार्कटिका में, तो अब ये जो विसिनिटी है, ये जो स्टडी है, ये सपोर्ट करती है इस क्लेम को। तो ये जो रीजन है ये एक टाइम पे जो प्रेजेंट डे पेटागोनिया है और या फिर समथिंग जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें था, एंड लेटर ऑन इट मूव्ड टू द प्लेस इन विच इट इज नाउ। सो पोस्ट वाइल्ड लाइफ फ्लोरा, पॉसिबल वाइल्ड लाइफ फ्लोरा भी यहाँ पे है। तो वाइल्ड एग्जैक्ट डिटेल्स तो वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना की नहीं है, क्योंकि फॉसिल का जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। बट जो वार्मर कंडीशंस हैं ये इंडिकेट करता है कि यहां पे निश्चित ही डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स रहे होंगे, एंड ये लगभग 34 मिलियन ईयर से इट हैव बीन अनटच्ड। और ये एक पास्ट का स्नैपशॉट है, ये एक विंडो की तरह है। जैसे आप एक प्लेन से जाते हैं और ऊपर से आपको विंडो नीचे दिखाई देगा, कोई एक लैंडस्केप दिखाई देगा, तो ये जो लैंडस्केप है ये दिखाता है उस अतीत के बारे में। तो ये टाइम तब का कैप्चर्ड है इसमें जबकि आइस शीट्स यहां नहीं थी, और ये पूरा कॉन्टिनेंट जो था ये एक ट्रॉपिकल रीजन में था। तो अगर हम बात करेंगे तो ये विंडो टू द पास्ट है, लैंडस्केप एक स्नैपशॉट की तरह काम करता है, अर्लियर टाइम दिखाता है अंटार्कटिका का जब यहाँ वार्मर क्लाइमेट्स होते थे। तो इसके स्पेसिफिक अपीयरेंसेस क्या होंगे ये अभी भी अनसर्टेन है, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर और रिवर के दोनों की फीचर्स हम यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बट ये टेम्परेट से इवन ट्रॉपिकल कंडीशंस तक का ये हो सकता है। वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जब यहाँ रिवर्स है, वाटर है, वार्मर क्लाइमेट है, तो यहाँ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ रही होगी, लेकिन फॉसिल का बेसिकली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो वी कैन नॉट जस्ट क्लेम इट। तो मेथोडोलॉजीज जो इसमें यूज हुए हैं, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस यूज हुए हैं। रिसर्चर्स ने बेसिकली सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस का यूज किया है कुछ प्लेसेस में। कंटूर इन्होंने जो आइस सरफेस जो बनाता है, सपोज दैट दिस इज योर आइस सरफेस, एंड अगर यहां पे नीचे कोई, वेट अ सेकेंड, ओके, सो इफ विल गो विद दिस, ओके, यस, सो अगर यहां पे नीचे कोई टेरेन है, दिस इज योर टेरेन एंड दीज आर द वैली शेप्ड। सो अगर इसके ऊपर कोई आइस शीट होगी जो बनी है, इफ विल सी दैट आइस शीट, तो इसका जो कंटूर होगा वो थोड़ा सा इससे ही मैच करता हुआ बनेगा। यस, दिस इज द आइस शीट। तो अगर इसके ऊपर हमें आइस शीट दिखेगी वो कुछ इस हिसाब से हमें आइस शीट दिखाई देगी। सो ये जो हल्के हल्के पैटर्न्स होते हैं जो ऑब्जर्व होंगे, तो यही जो आइस शीट का पैटर्न है ये दिखाएगा कि ये नीचे जो है इसके वो कोई टेरेन हो सकता है जिसकी वजह से कहीं कहीं आइस शीट ज्यादा है, कहीं कम है। तो ये एक चीज है। कंटूर मतलब एक जो सेम सिमिलर पॉइंट होता है उससे जो नेक्स्ट पॉइंट सिमिलर है, इन दोनों के ये अगर ये सिमिलर है तो ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है, ये कंटूर लाइन है। सो दीज आर द कंटूर लाइंस। आइस पेनिट्रेटिंग रेडार का यूज किया गया, जो कि एक प्लेन इसके रीजन के ऊपर से भेजा गया था, इस साइड के ऊपर से, तो इसको एनालाइज किया गया और इसके स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी, ये चीजें दी गई। ये एक टोटल मैप है उस रीजन का, अंटार्कटिका का। तो ये आपका विल्किस लैंड रीजन है, ये ईस्ट अंटार्कटिका में है। यहाँ वेस्ट अंटार्कटिका है, ये लेसर अंटार्कटिका में आता है। सो दीज आर द थिंग्स विद दिस। अंटार्कटिका के बारे में देखेंगे तो अंटार्कटिक आइस शीट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल आइस चंक है, आइस का बेसिकली अगर देखेंगे तो। सरफेस गर्मियों के टाइम पे या समर्स के एंड में ये लगभग 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हो जाता है, एंड जैसे ही विंटर्स आते हैं ये 19 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक का बड़ा हो सकता है। और जो ट्रांस आर्कटिक माउंटेन्स हैं जो अंटार्कटिका को ईस्टर्न और वेस्टर्न एरियाज में डिवाइड करते हैं, इनके बहुत सारे मल्टीपल हाई पीक्स हैं। आइस के बिना अंटार्कटिका एक मासिव पेनिनसुला है और यहाँ बहुत ज्यादा माउंटेन आइलैंड्स हो गए, जिसको लेसर अंटार्कटिका भी कहा जा सकता है। एज वेल एज एक सिंगल एनॉर्मस कंटिनेंट होगा जो ऑस्ट्रेलिया के बराबर होगा, जिसको ग्रेटर अंटार्कटिका कहा जा सकता है, एंड ये आपका लेसर अंटार्कटिका कहा जा सकता है। जो ग्रेटर अंटार्कटिका है इसको ईस्ट अंटार्कटिका भी कहा जाता है, और इसमें ओल्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक मटेरियल्स इसमें एक्चुअली मिलते हैं। सो दिस इज द पॉइंट हियर। ओके, नेक्स्ट इज जो लेसर अंटार्कटिका था लेफ्ट में, इसको वेस्ट अंटार्कटिका भी कहा जाता है, और इसमें यंग वॉल्केनिक रॉक्स हैं। मतलब यहां पे अगर रॉक्स मिलेंगे तो आपको बेसाल्टिक मिल सकता है, सो ग्रेनाइटिक भी मिल सकता है। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज इट्स नॉट एट बेस। सो यंगर वॉल्केनिक रॉक्स जैसे जितने भी होते हैं तो आपको वो यहां मिल जाएंगे। ये एक पार्ट है पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर का, रिमेंबर दिस। सो माउंट एरेबस जो है ये अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड पर है, ये वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है जो यहाँ पे मिलता है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम की बात करेंगे तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है इसको नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इसको मैनेज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है। पहला इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन 1981 अराउंड हुआ था, एंड उसके बाद इंडिया ने अंटार्कटिक ट्रीटी 1983 में रेटिफाई की थी और एक दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर बनाया था। लेटर ऑन मैत्री से इसको रिप्लेस कर दिया गया 1989 में, जो इनिशिएटिव था जिसको बेसिकली ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। भारतीय जो है
ये एक बेस है जिसमें 134 शिपिंग कंटेनर्स है। अभी ये मोस्ट रिसेंटली ऑपरेशनल था यहाँ पे। इस इनिशिएटिव का एज अ पार्ट इंडिया ने 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन यहाँ पे लॉन्च किए हैं जो कि एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, अर्थ, केमिकल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस को पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टुडेस prelims practice question. So what supercontinent was Antarctica once a part of? Laurasia, Pangaea, Gondwana or Rodinia? You can type down in the comment section. Now we have our today's main practice question. So the question says Antarctica's ice sheets have a critical impact on the global sea level rise and their melting has irreplaceable damage on the world. Discuss the primary causes and consequences of Antarctica's ice melting. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned to the Realist IAS for your better preparation.